मैं शुरू से ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हूँ। जी चाहे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इस्लाम का हो, चाहे हिंदू का हो, जी चाहे सिख का हो, जी। चाहे ईसाई का हो। जी मैं डिवोट हिंदू हूँ। जी मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैंने सख्ती से जहाँ एक तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हिंदू के करने जो 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 चलाते थे, विचार रखते थे, उनके पर सख्ती से कार्रवाई की। जी। एबोटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 250 मीटर दूर ओसामा जी रह रहे हैं। ये आपने हाँ जी जो लगा दिया अब यहाँ। जी अच्छा लगा- आपने व्यंग में कहा उसको। तो व्यंग में ओ, मैं 93 में जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे कमलनाथ जी का बड़ा समर्थन मिला और मुझे संजय गांधी से उन्होंने ही मिलवाया था और संजय गांधी जी की बड़ी कृपा मुझ पर रही। तो 77 में मैं एमएलए बनकर जब आया, संजय गांधी जी ने कहा भाई दिग्विजय, माधवराव जी को कांग्रेस में लाना है। उस समय मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लाइए। तो मैं उनको लेके आया, अच्छा। संजय जी से मुलाकात करवाई हाँ। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कार्डर बेस्ड बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, आपने समय निकाला इस व्यस्त कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ये सफल कार्यक्रम आप लोगों ने किया जी। और बिहार में इस मतलब गठबंधन को एक तरह से कहें कि उसके कैंपेन को जीवन दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें से आपने समय निकाला। तो सर इसके बाद आपको क्या लगता है बिहार में इंडिया गठबंधन आगे कैसे चीज़ें ले सकता है जिससे ये टेम्पो जो आपने क्रिएट किया है ये बना रह सके? कुछ सूचना अगर आप दे सकें। इस बात को पहले समझने की आवश्यकता है शीतल सिंह जी जी कि किसी भी सफल लोकतंत्र में जी निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है जी और हमारे संविधान में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी माननीय चुनाव आयोग को है। जी अब चुनाव आयोग की क्या दायित्व है? नंबर 1, हर भारत के नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ठीक है। और ये उनका संवैधानिक दायित्व है। एक दूसरा, जहां जिसको वोट देना चाहे वहां उस वोटर को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक। तीसरा, जहां उसने वोट दिया है वो वोट वहां गया है कि नहीं गया है उसकी भी उसे शुचिता होनी चाहिए। शुचिता होना चाहिए। जी और चौथा, जी हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसकी वोट की गिनती तो होना चाहिए। अब जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से इन्होंने जो एक इतना बड़ा निर्णय ले लिया जी जिसमें कि बिहार में समझता हूँ कि यूपी के बाद सबसे ज़्यादा वोटर यही हैं। जी 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 उसमें इतने सारे मतदाताओं का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 1 महीने में आप कैसे कर लेंगे, जो भी बरसात के समय जहाँ बाढ़ और दुनिया भर का 1/3 हिस्से में बाढ़ रहती है रहती है, बिहार में। जी वहाँ आपने कहा हम 1 महीने के अंदर सब कर लेंगे। ठीक। ये असंभव है। पिछली बार 2 साल लगे थे, तो कम से कम उन्हीं स्टेट्स में करना चाहिए था जिन स्टेट्स में लोकसभा चुनाव तो सब पूरे देश के लिए जी होता जी है, जी लेकिन जिन राज्यों में कम से कम 1 साल पहले इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय चुनाव आयोग ने किसका नाम डिलीट करना किसका रखना ये पहले से तय कर लिया है। ओके। और ये एक ऑप्टिक्स है कि हमने एक मौका दिया है। कभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में उससे फ्रेश फॉर्म नहीं भराया जाता है। ठीक। जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर चेक किया जाता है कि वो वहाँ वो रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक।
यदि नहीं रह रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ गया, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो कहीं और जाके बस गया है, या उसका पता चेंज हो गया है। ठीक। तो उसका एक माध्यम, और आजकल तो डिजिटल उसका ज़माना है, तो बड़ी आसानी से ट्रैक डाउन किया जा सकता है। ठीक। आधार कार्ड भी है। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि जो 11 सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिए, जी। उसमें आईपैक और आधार कार्ड दोनों को उन्होंने कहा कि इसको हम मान्य नहीं नहीं करेंगे। मानते। डिमांड तो राशन कार्ड की भी हुई, लेकिन मैं खुद राशन कार्ड के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि राशन कार्ड जो है वो हर कोई बनवा लेता है। ठीक। लेकिन आधार कार्ड तो खुद इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने पहले कहा था कि आधार कार्ड सबका होना चाहिए हर वोटर के पास। जी जी। 6 महीने में उन्होंने अपना मत बदल दिया। इसलिए कई ऐसी बातें जिनसे दिमाग में शंका पैदा होती है। तो इसलिए जो जिस प्रकार के तथ्य हमारे सामने आए और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने तथ्यों को जनता के सामने रखे, और हमने हमारी लिस्ट नहीं देखी, हमने तो चुनाव आयोग द्वारा जिस लिस्ट से चुनाव करवाए गए, जिस मतदाता सूची में, जी। उसी मतदाता सूची में जो खामियां थी उजागर की। ठीक। और इस प्रकार की खामियां अब हर प्रदेश में नजर आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार का रवैया आज हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, कि वो पूरी तरीके से हर हमारे आपत्ति और हमारी क्वेरी को, हमारा जो प्रश्न होता है उसको वो पॉलिटिकल एंगल से जवाब दे रहे हैं। जी जी। ये काम उनका नहीं है जी। उसका रियलिस्टिक होना चाहिए। जी। और हमने कोई हमारी मांग क्या है? हमारी 2 मांगे हैं। एक तो मांग ये है कि किसी भी प्रांत में या लोकसभा का चुनाव हो, जो जिस दिन चुनाव होने का नोटिफिकेशन हो जाए, डेट तय हो जाए, जी। उस दिन वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी डिलीशन चलते रहते हैं, एडिशन होता रहता है। मतदान के दिनांक के 3 दिन पहले तक चलता रहता है। जी जी। तो जो उम्मीदवार को मतदाता सूची दी जाती है डेट ऑफ विड्रॉल के बाद, जी, लेकिन जब वोट जब डलते हैं तब उसमें फेरबदल हो जाता है, पता लगता है कुछ और लोग तो हैं। सबसे पहले तो यह है कि ये वोटर लिस्ट उसी दिन फ्रीज हो जाना चाहिए। जी। नंबर 2 ये है कि जो वोटर लिस्ट है, ये जिस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में है, जी उसमें पता लगाना मैनुअली ही पता लगाया जा सकता है। जी। क्योंकि हमारा मांग ये है कि मशीन आइडेंटिफाएबल उसमें फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे आदमी तकनीक का प्रयोग करके जल्दी कर सके। अब देखिए, एक तरफ जहाँ राहुल गांधी जी ने आंकड़े जो रखे उसमें 6 महीने का समय लगा, लेकिन 6 दिन बाद अनुराग ठाकुर जी के पास 6 पार्लियामेंट सीट्स का डाटा का एनालिसिस कहाँ से आ गया? तो ये सब बातें इंगित करती हैं कि किस प्रकार से माननीय चुनाव आयोग। सर, ये नहीं लगता कि जब ये कानून बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त हों, उस समय ये गलती हुई? हालांकि आपकी पार्टी ने उसकी आलोचना की थी जिस तरह से वो बनाया गया, लेकिन उस समय इसको एक आंदोलन के तौर पर नहीं लिया गया। चुनाव आयुक्त जिस तरह से चुने जा रहे हैं उस प्रणाली में तो जो लीडर अपोजिशन होंगे वो हमेशा डिसेंट नोट ही दे पाएंगे, कभी चुनाव में उनका कोई रोल नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुने गए एक मंत्री जो इधर गृह मंत्री ही हो रहे हैं, और गृह मंत्री जी ने अपने नीचे काम करने वाले एक अधीनस्थ अफसर को जो 5-6 साल उनके नीचे काम कर चुका है, उसको उन्होंने चुनाव आयुक्त कर दिया। कानून में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि उसका इम्पीचमेंट भी बहुत आसान नहीं है, उसको वो बिल्कुल सुरक्षित हो गया। खैर, ये पद ऐसा है कि इसमें सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन अगर कानून ही ऐसा रहेगा और इसका आप लोग विरोध उस तरह से करते हुए नहीं मिल रहे हैं, ये कानून ठीक से बनना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी यही थी कि इस पे लोगों का विश्वास होना चाहिए। शुक्ला सिंह जी, बात वही आ जाती है जी, जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया है जी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, जी, वो विश्वास पैदा नहीं करता। वही बात। जी, कांग्रेस पार्टी ने भी 60 साल तक राज किया है, जी, जी, लेकिन इतना
इतनी नाराज़ी जी और इतना अविश्वास जी, चुनाव आयोग के प्रति कभी देखने को नहीं मिला है। ये बात तो है। जी। लेकिन आज यदि आप जनता में चले जाइए हम्म, तो वोट चोरी एक एक आम बात लोगों के दिमाग में, इनकी ज़बान पे आ गई जी है। जी जी और यही नहीं है, इसी के साथ साथ यदि आप इसका भी इसका देख ले, पता लगाएं, जी इसका भी सर्वे करवाएं कि कितने लोगों को ईवीएम मशीन पर, ईवीएम से वोटिंग पर भरोसा है। जी। ये भी एक पता लगाने के लिए आवश्यक है। जी। अच्छा, आप जहाँ तक आपने कहा कानून का, जी। हम लोगों ने उसका विरोध किया, हम्म लेकिन ये कानून तब उन्होंने पास कर दिया हम्म जब हम लोगों का निलंबन, हमारे विपक्ष के सारे सांसदों का निलंबन उन्होंने कर कर दिया था। रखा था। जी जी जी। लेकिन ये बात सही है कि इसको बहुत जैसे अभी आप इस सवाल को जब उठा रहे हैं तो अगर साथ में ये सवाल भी हो कि भाई ये कानून आपने जैसे बनाया है वो न सुप्रीम कोर्ट की भावना से मेल खाता है, न देशवासियों की, और जाहिर है आपकी पार्टी की भावना तो है ही। खैर, मैं अब उन सवालों पे आता हूँ। आपकी पार्टी ने इधर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विचारधारा के स्तर पर एकदम बहुत आमूल चूल आप कह सकते हैं कि एक एग्रेसिव रोल ले लिया है सामाजिक सवालों पर। जो सवाल थे पहले, लेकिन कांग्रेस इनको उस तरह से हैंडल उस समय नहीं करती थी, जैसे 91 92 वगैरह में तो मंडल कमीशन के राहुल जी ने राहुल जी के पिताजी जो थे वो उस तरह से उससे सहमत नहीं थे, उसमें बहुत सारी चीज़ों से असहमत थे। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी 50% रिजर्वेशन की सीमा को भी बढ़ा के आगे ले जाने के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। और आपका दल जो पहले रहा है आज़ादी के बाद से इस समय तक, चूँकि वो सबको इंक्लूसिव करने के क्रम में चूँकि समाज में बहुत सारे फ़र्क बहुत जल्दी नहीं आ पाते, तो निश्चित तौर पर सवर्ण जातियों के लोगों की बहुलता रही है और लीडरशिप पुरानी जो है वो है ऐसी। तो ये पार्टी एकाएक इस सवाल को कैसे आत्मसात कर पाएगी? क्योंकि इन सवालों पर मैं दूसरे राजनेताओं के बयान नहीं देखता जो कांग्रेस पार्टी में हैं। राहुल गांधी जी के आते हैं, वो बहुत एग्रेसिव हैं और वो इन चीज़ों पे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ उनके लिए गए फैसले सरकार को मानने पड़े हैं, जैसे जाति जनगणना का ही सवाल है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिजर्वेशन के भी वो इश्यूज जो उठा रहे हैं शायद सरकार को उस पर झुकना पड़े। लेकिन पार्टी आपकी जो है उसमें उतनी कोहेसिव नहीं दिखती आइडियोलॉजिकली। अगर आप इतिहास में जाएंगे जी तो आज़ादी की लड़ाई मूल रूप से जी एक शिक्षित वर्गों ने जी लड़ाई लड़ी, जी जिसमें अधिकांश एडवोकेट्स थे। जी 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 महात्मा गांधी ने वो लड़ाई जन जन तक पहुंचा दी और वो मास मूवमेंट बन गया। लेकिन लीडरशिप जो थी वो अपर कास्ट के पास ही रही। हाँ, चूँकि उस समय तक शिक्षा वगैरह उन्हीं के पास थी। जी। और इसीलिए संविधान में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का एक आर्टिकल अलग से रखा गया। जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, बिल्कुल, जो कि जिस क्लैरिटी से वो उसका रिपोर्ट आना चाहिए था वो नहीं आई। ठीक। और उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन वो डिमांड हमेशा से रही है और है भी उचित। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ग रहे जिनको कि हाँ, हालांकि शेड्यूल ट्राइब के तो बिल्कुल आप ले लीजिए, तो आवश्यक था ही जी। लेकिन जहाँ तक ओबीसी है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उनके लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक था उनका एजुकेशन, नौकरी में विशेष तौर पर उनकी भागीदारी जी। और लोकल बॉडी इलेक्शन में जी। तो इसलिए हाँ, रिजर्वेशन था कांग्रेस पार्टी में, इंदिरा जी के समय तक रिजर्वेशन था, लेकिन राजीव गांधी जी उसके विरोधी नहीं थे। जी। नहीं, जब मंडल कमीशन आया था तो संसद में उन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि उसका शायद उसका जो प्रोसीजर और उसका जो सर्वे, जो प्रकार का जो अध्ययन होना चाहिए, जी जी, उस पर उनको कुछ शंकाएं थी। ठीक। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज
उनका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से किया गया, जी। उसका कोई सर्वे नहीं था, जी। तो उसकी वजह से उन्होंने उसको अपोज किया था। हम्म। और यही बात राहुल गांधी जी अभी आप कह रहे हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस, हम्म। उसमें कम से कम ये मालूम पड़ेगा कि कितना प्रतिशत उसका है जनसंख्या में और भागीदारी उसकी कितनी है। कितनी है? तो ये कास्ट बेस्ड सेंसर का हम लोगों ने निर्णय 2009-2010 में ले लिया था। आप लोगों ने कराया भी था, उसके डिटेल्स पब्लिश नहीं किए। उसमें थोड़ा सा आपत्ति थी। तो राहुल गांधी जी का ये कहना था कि कोई भी मरीज आता है तो उसकी एक्सरे होता है, कैट स्कैन होता है, एमआरआई होता है, जी। जानने के लिए उसकी बीमारी क्या है। जी जी जी। भारत में कास्ट बेसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है जी जी। और आज भी है, जी जी जी। और उसी में कास्ट में सब कास्ट भी है। जी। तो इसलिए कास्ट बेस्ड सेंसस से ये मालूम पड़ेगा कि आखिर उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कितने लोग हैं। ठीक है। आज ओबीसी में भी कई कम्युनिटीज़ हैं जो कि जिनका के सोशल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है अपर कास्ट के बराबर है। हाँ हाँ। तो इसलिए उसका भी उन्होंने जैसे कि क्रीमी लेयर का कोई प्रोविज़न, तो उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस आज भी कई कम्युनिटीज़ में है, जी। उनको आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। ठीक। उस समय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन में कभी भी इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं लिया गया, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का इंट्रोडक्शन इसमें किया। अच्छा। कंसेप्ट जी। कि जो लोग एक मिनिमम या उसमें आमदनी जिनकी है उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और जिनको उस बेसलाइन से ऊपर है तो उनको उसमें रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस से ही बैकवर्डनेस पता पड़ती है, जी जी जी। लिविंग स्टैंडर्ड पता पड़ता है। जी। अब जहाँ तक इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात है, इसमें नाराज़ी होना अपर कास्ट को स्वाभाविक है। हाँ हाँ। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अपर कास्ट में हैं, परिवार जो हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके अपर कास्ट में काफ़ी ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं। कई परिवार आज ऐसे हैं कि जो आज गरीबों से भी गरीब हैं। जी जी जी। उनका आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। उनके लिए एक स्कीम ये सरकार अभी तो ईडब्ल्यूएस लाई है 10%। 10% लाई है। जी। तो वहाँ उन्होंने जो कैपिंग था 50% की कैपिंग भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसका नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसके आधार पर 50% उन्होंने कैपिंग कर दिया था। जी जी जी। तो अब आर्ग्यूमेंट ये आता है कि साहब देखिए, जनसंख्या ओबीसी की 40 से 55% तक राज्यों में है। जी जी जी। तो इसलिए उसमें कम से कम उनको 27% तो होना चाहिए। जी। तो इसलिए 50% कैपिंग भी समाप्त होना चाहिए, जो कि तमिलनाडु में हुआ है, जी, जी, जी। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में लेना चाहिए। जी। ये उसका हमारा उद्देश्य है। लेकिन स्वाभाविक है कि अपर कास्ट के लोगों में इसके प्रति नाराज़ी होना। जी। मैं इस बात को हमेशा से कहता आया हूँ कि मूल रूप से अपर कास्ट के जो सोशल अवेयरनेस है, एजुकेशनली उनकी अवेयरनेस है, उसका एडवांटेज तो उनको है और हमेशा रहेगा। और ये आरक्षण जो है ये भी लिमिटेड है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में कितने आ रहे हैं भारत, 1.5-2% भी नहीं है। इसी प्रकार जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए भी मैं समझता हूँ कि अपर कास्ट की जो आबादी है, नेशनली भी हम लोग अपर कास्ट जो सेक्शंस हैं, इट इज़ डिफर्स फ्रॉम 10 to 15%। जी जी जी। बिहार में तो इतना ही है। तो इसलिए इसको हमको पॉलिटिकली समझना चाहिए।
नहीं, लेकिन मैं मेरा अपने सवाल था मैं कि अपना खुद का मैं कहता हूँ, आपकी जो लीडरशिप है पुरानी जो कांग्रेस की, वो स्वाभाविक वो इस पे बोलती नहीं है। देखिए बात यह है, जी। मैं अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। ठीक। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकांश जो है उसमें SC ST OBC का बाहुल्य है। बाहुल्य आपके मध्य प्रदेश की लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने हमेशा से उनको साथ में लेकर हम लोग चले हैं, ठीक। जिसकी वजह से वहाँ कोई भेदभाव नहीं। नज़र नहीं आता है। उनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक। ठीक। तो मैं मजाक में कई लोगों से कहता हूँ कि मैंने जब मुख्यमंत्री था जी। तो भोपाल डिक्लेरेशन के माध्यम से मैंने SC ST के एम्पावरमेंट का और उनका अफर्मेटिव एक्शन को साथ लेकर काफ़ी अग्रेसिवली उनके लिए काम किया। जी। जी। लैंड अलॉटमेंट भी बहुत काफ़ी पैमाने पे किया। जी। रिजर्वेशन पॉलिसी भी अग्रेसिव रूप से मैंने पालन किया। जी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पासवान जी के कहने पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन कर दिया था, तो मैंने एज चीफ मिनिस्टर वो भी किया। तो मजाक में जब मुझसे पूछते हैं आप कौन ठाकुर है, तो मैं कहता हूँ दलित ठाकुर हूँ। तो इसका मकसद यही है कि हमने जब 1977 में मैं चुनाव लड़ रहा था, जी। उस समय तो कांग्रेस के खिलाफ हवा थी, जी। जी। एक आंधी थी। जी। जी। लेकिन उस समय जो गरीब तबका था और विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट के 21-22% मेरे यहाँ वोट है, जी। उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला चुनाव में भी। और कैंपेन भी मेरा वही सेंट्रिक था। तो इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से रिजर्वेशन के पक्ष में हमारी विचारधारा रही है और इसीलिए दूसरा वर्ग जो है, जो RSS और भाजपा की और पहले जनसंघ, इनकी विचारधारा ये एंटी रिजर्वेशन शुरू से रहे हैं। हाँ जी, वो तो ये आज एंटी रिजर्वेशन की जो उनकी जो मानसिकता है वो नज़र में आने लगी है। आपकी पार्टी के अर्जुन सिंह साहब ने इस पर बहुत सीरियस काम किया अपने ज़माने में, जब वो पहला UPA था आपका, तो एजुकेशनल सेक्टर में उन्होंने, और इसको बहुत सारे OBC लीडर्स वगैरह एंडोर्स करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद इसका कभी नाम नहीं लेती। ऐसा नहीं है, हम लोग तो इस बात को खुलेआम कहते हैं। इवन इमरजेंसी में इंदिरा जी ने जितना अनुसूचित जाति जनजाति के नाम के लिए काम किया, किसी और ने नहीं किया होगा जी। उस समय जो जिस प्रकार से अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से डाइवर्सिटी, सप्लाई डाइवर्सिटी पे काम किया गया और पेट्रोल पंप्स और गैस एजेंसीज SC ST को दिए गए। जी। 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 उससे एक नया काम चालू हुआ और हमने भी इस मामले को भोपाल डिक्लेरेशन में सारे गवर्नमेंट परचेजेस में एक निश्चित राशि, एक निश्चित अंश SC ST के अनएम्प्लॉयड लोगों को उसमें शामिल किया, लोगों को ठेकेदारी में शामिल किया। तो इसलिए बेसिकली कांग्रेस ने हमेशा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है और ये देश में प्रोग्रेसिव विचारधारा से ही सबको ऊपर उठाया जा सकता है। आज क्या हाल हो गया है कि 200-250 परिवार के पास आज 40% ऑफ दी वेल्थ उनके पास कॉन्सेंट्रेट हो गई जी। उस समय कोविड के ज़माने में भी गरीब होता चला जा रहा था जी। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स थे उनका जो कैपिटल मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। अच्छा सर, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जिससे बीजेपी के आर्गुमेंट को उनको ताकत मिलती है एक बहुत बड़े समाज में, जो कि हमारे देश का बहुमत तो हिंदू ही है, वो ये है कि साहब इवन मुस्लिम्स लीडरशिप जो पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में है, वो भी ये कहती है कि सोवियत संघ के, जब तब सोवियत संघ था रूस की जगह, उसके अफ़गानिस्तान में हमले के बाद जो कुछ हुआ मुस्लिम वर्ल्ड में, जो अमेरिका और सऊदी अरब के फंड से हुआ, उससे एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पैदा हुआ दुनिया भर में। ये खुद पाकिस्तान की विदेश मंत्री रहीं, वो भी कहती हैं कि हम तो विक्टिम हैं साहब, हमारे यहाँ फंडामेंटलिज्म लाया गया, अब उसको कैसे निकाला जाए ये कोई बताता नहीं है और हम उसके विक्टिम हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये आरोप लगाते हैं संघ और ये लोग, और उसके लिए कहते हैं कि जब आपका नाम खास कर उसमें लेते हैं कि सिंह साहब जैसे नेता जो हैं
वो चाहे करकरे साहब की डेथ का मामला हो, मालेगांव का मामला हो, मुर्शिदाबाद का मामला हो, इन सब में जो बातें कहते हैं वो मुस्लिम अपीज, या बाटला का केस हो, वो मुस्लिम अपीजमेंट की बात है। वो टेररिज्म को और उसके रूट कॉज वगैरह को एड्रेस करने की जगह उनको अपीज करते हैं। ये चूंकि आप पे सीधे आप पे ज़्यादा आरोप है, इसलिए मैं एक आपसे। बात बताता हूँ आपको। जी मैं शुरू से ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हूँ। जी चाहे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इस्लाम का हो, चाहे हिंदू का हो, जी चाहे सिख का हो, जी। चाहे ईसाई का हो। जी जी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो नफरत पैदा करता है, जी और किसी भी देश में नफरत पैदा करना ही टेररिज्म को जन्म देता है। ठीक। इसलिए मैंने मेरी पूरी राजनीति इसी पर आधारित रही है कि सर्वधर्म समभाव से ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक। और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मैंने हमेशा से लड़ी है। जी मैंने कभी हिंदू धर्म होने के नाते वोट नहीं मांगा। जी मैं डिवोट हिंदू हूँ। जी मैं सनातनी हिंदू हूँ, और मेरी माँ बहुत ही डिवोट हिंदू थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने 1983 में ही स्वर्गीय जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से दीक्षा भी ले ली थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा भी की। जी जी जी, वो तो कमाल का आपने 6 कहा। महीने 10 दिन तक हम लोग पैदल चले। जी 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 और उसमें एक बात कि मुझ पे और क्या आरोप लगाएंगे, मेरे ऊपर कोई करप्शन चार्ज है नहीं, केवल यही है कि मुस्लिम परस्त है। जी ये भूल जाते हैं कि मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी मैंने उतना ही सख्ती से कदम उठाया जितनी सख्ती से मैंने बजरंग दल के खिलाफ उठाया। मैं मध्य प्रदेश एक पहला राज्य था जिसने बजरंग दल और सिमी दोनों के खिलाफ उनको बैन करने के लिए मांग की थी। जी 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 अब उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी जी की सरकार थी। जी तो सिमी का बैन करने की मांग तो उन्होंने मान ली, लेकिन बजरंग दल को उन्होंने बैन नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं 93 में मैं जब मुख्यमंत्री बना, जी उस समय एक पूरे देश में माहौल बाबरी मस्जिद गिरने से बहुत ही ज़्यादा विशिएटेड था और एक्सप्लोजिव था। जी और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ये मालवा अंचल में और कुछ इलाकों में, भोपाल के आसपास, हिंदू महासभा बड़ी एक्टिव रही है। बहुत समय से। हिंदू महासभा की जगह अब आरएसएस उसमें इन्फिल्ट्रेट कर गई है। तो उस समय जब मैंने 93 में कारभार संभाला, जी तो हर 15 दिन के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनल राइट हो जाते थे। जी 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 लेकिन मैंने सख्ती इस बात से की कि देखिए, कलेक्टर और एसपी आपकी जवाबदारी है, हर थाने में आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करो। जी और उससे ये हुआ कि 10 साल तक मेरे कार्यकाल में एक भी कम्युनल राइट नहीं होने दिया। जी मैंने सख्ती से, जहाँ एक तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हिंदू के करने जो 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 चलाते थे, विचार रखते थे, उनके बाद सख्ती से कार्रवाई की। जी लेकिन साथ साथ मैंने पोटा कानून का कहीं उपयोग नहीं किया। जी जी अब ये मुस्लिम अपीसमेंट क्या होता है? जी मैंने कोई मुस्लिम अपीसमेंट तो किया नहीं, मैंने उनके लिए कोई अलग से कानून तो बनाया नहीं। जी जहाँ ओबीसी की बात आई, तो ओबीसी में जो पिछड़ी जातियाँ थी उनको शामिल करने के लिए स्वयं गुजरात में मुस्लिम्स को ओबीसी का कई जगह जी आरक्षण दिया गया है। जी आरएसएस जो है वो टारगेट करती है जी 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 कि अब जैसे राहुल गांधी जी को उन्हें टारगेट किया, मैं उनकी बड़ी मुझ पर कृपा है, तो मैं जो कहता भी नहीं हूँ वो उसके कहलवा देते हैं। अब मैंने कभी भी हिंदू टेररिज्म कभी कहा ही नहीं है, जी 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 लेकिन अमित शाह जी हमेशा मुझ पर आरोप लगा देते हैं कि आपने हिंदू टेररिज्म कहा है। मैंने कहा प्रमाण तो दीजिए। जी 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 एक तरफ मैंने हमेशा आतंकवादी गतिविधियों की खिलाफत की है, जी और मैं पहला शख्स था जिसने कि खुलेआम उसामा बिन लादेन का विरोध किया था। जी जब नायब
सदर दिल्ली के, उन्होंने उसामा बिन लादेन की प्रशंसा की थी। मैं पहला और ओनली कांग्रेसमैन था जिसने खुलकर विरोध किया था कि इनका बिल्कुल गलत बयान है, जी इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी जी। और जब उसामा बिन लादेन को मारा गया तो मैंने बधाई दी अमेरिका को जी कि आपने उसामा बिन लादेन, एक खूंखार आतंकवादी को आपने एलिमिनेट किया, आपको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है जी। कि एबोटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 250 मीटर दूर ओसामा जी रह रहे हैं। ये आपने हाँ जी जो लगा दिया अब यहाँ। जी अच्छा, लगा। आपने व्यंग में कहा उसको। तो व्यंग में ओ, ये उसको बहुत अच्छा आप क्लेरिफिकेशन उसको आ जा रहा उन्होंने है। हमेशा जी। दिग्विजय सिंह, जबकि स्वयं रविशंकर प्रसाद जी ने, जी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जी। हाफिज सईद को जी बोला है। उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहेंगे। कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, नहीं, लेकिन आपने कोई मैंने तो व्यंग के रूप में कहा है आपने व्यंग के रूप में कि कहा। साहब आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास आतंकवादी रह रहा है जी जी जी। और आपको पता नहीं है। अच्छा, इसी में एक और अब बातें हल्की हो रही थी, एक और हल्की सी बात आजकल डेवलप हुई है आपके उस पॉडकास्ट से, जिसमें आपने बताया था कि वो सिंधिया जी वाली जो प्रॉब्लम थी उसको हल करने के लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए थे, और आप लोग एक स्तर पर आ गए थे किसी उद्योगपति के यहाँ बैठक में कि ये चीज़ें इनकी मान ली जाएं, आपने वो सूचना पहुँचाई थी। तो इसमें लेकिन इससे मैं एक प्रति प्रश्न उससे पहले का कर लूँ कि 6 महीने 6.5 महीने की नर्मदा यात्रा के बाद आपने कांग्रेस को पैदा किया, पुनर्जीवन दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर आपने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया मैं और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बात ये देखिए, बने। देख मैं बात सुन लीजिए। जी मैं 93 में जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे कमलनाथ जी का बड़ा समर्थन मिला। अच्छा। और मेरे उनके साथ सन 78 से मेरे उनसे मुलाकात रही, संबंध रहे। संजय गांधी के बहुत वो निकट थे और मुझे संजय गांधी से उन्होंने मिलवाया था, और संजय गांधी जी की बड़ी कृपा मुझ पर रही। बड़ा हमें शौक लगा जब उनके जो दुखद दुर्घटना में हो गई थी। जी। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैंने साफ कह दिया था कि कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक। तो इसलिए इसमें कोई वो बात थी ही नहीं। अच्छा, मतलब पहले से आपके मन में वो नहीं था। तो अब जो ये स्टेज आई, जब आपने बताया कि आप वो लेके शिकायत आपने पहुंचा दी थी कि ये चीज़ें सिंधिया साहब चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, हिस्टोरिकली मेरे परिवार का और सिंधिया परिवार का काफ़ी मतलब उस समय से हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी से लेकर 1947 तक हम लोगों का संबंध अच्छे नहीं रहे। अच्छा। उसके बाद 1952 में मेरे पिता इंडिपेंडेंट एमएलए बने। अच्छा। और उस समय ज्योतिराव सिंधिया जी के ग्रैंडफादर जी जीवाजीराव सिंधिया महाराज जी वो राजप्रमुख, गवर्नर को राजप्रमुख कहा जाता था, तो वो राजप्रमुख थे। तो जब विधानसभा होती थी तो हमारे फादर, तब मध्य भारत था तो ग्वालियर और इंदौर में 6-6 महीने की कैपिटल रहती थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी जब जाते थे विधानसभा अटेंड करने के लिए तो ग्वालियर में उनकी तरफ से मैसेज आता था कि भाई तुम आके मिलते नहीं हो, मिला करो। तो दोनों ने मिल के बैठ के तय किया कि भाई जब रियासत ग्वालियर की थी और हमारी जागीरदारी थी तब हमारा झगड़ा हुआ करता था। वो तो दोनों चले गए, तब कहाँ का झगड़ा है। तब से हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ और राजमाता विजयराजे जी का बड़े हम लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे, जीवाजीराव जी के साथ अच्छे संबंध रहे। तो उसके बाद वो कांग्रेस में थी जी विजयराजे सिंधिया जी, और मेरे पिताजी तो खादी पहनते थे। विजयराजे जी तो शायद बीजेपी में ही रही या ना शुरू में कांग्रेस में थी? 1957 में कांग्रेस की एमपी रही, 62 में कांग्रेस की एमपी रही। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे चुनाव क्षेत्र उसमें शामिल था। अच्छा उसमें रही। अच्छा अच्छा, शुरू में केवल वहाँ उनका विवाद हो गया था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी से। एक ग्वालियर में स्टूडेंट्स एजिटेशन में फायरिंग हो गई थी जिसमें 2 स्टूडेंट मारे गए। जी जी जी। उस बात को लेकर उनका द्वारका प्रसाद मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे और विजयराजे सिंधिया जी राजमाता जी ने उनके
कहा कि इस पे कार्रवाई करिए। जी। तो दुर्गा प्रसाद जी मिश्रा जी बड़े कड़क और सख्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, जिससे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओह। और फिर 1967 में वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी। अच्छा, स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद जी। फिर उन्होंने गोविंद नारायण सिंह जी के साथ कुछ लोगों का पहला डिफेक्शन हुआ और एसपीडी की सरकार बनी। तो उस समय उन्होंने फिर जनसंघ ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली हम लोगों का संबंध परिवार सिंधिया बना परिवार रहा। से रहा, पारंपरिक रहा। लेकिन माधवराव सिंधिया जी उस समय फिर जनसंघ में चले गए थे। तो 77 में मैं एमएलए बनकर जब आया, संजय गांधी जी ने कहा भाई दिग्विजय, माधवराव जी को कांग्रेस में लाना है। अच्छा। तो ये काम मुझ पर छोड़ा गया। मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन अर्जुन सिंह जी थे। जी। तो अर्जुन सिंह जी ने और संजय जी ने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी कि माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस ज्वाइन कराना है। अच्छा। तो हम लोगों ने, मैंने उनसे फिर कोशिश की, मैंने संपर्क माधवराव जी से बनाई। और हम दोनों एक ही उम्र के थे और दोनों को स्पोर्ट्स का शौक़ था। तो इसलिए दो हम लोगों के बीच में मैं उनका सम्मान करता था और हमारे वो मुझे मित्र के समान मानते थे। जी। तो अच्छे संबंध रहे। तो 1979 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था। अच्छा तब राजमाता सिंधिया इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। अच्छा, हाँ, यहाँ से रायबरेली से। रायबरेली से। जी। उस समय मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लाइए। तो मैं उनको लेके आया। अच्छा। संजय जी से मुलाकात करवाई। हाँ। संजय जी से मुलाकात करा के उनको मैंने कन्विंस किया, अर्जुन सिंह जी और मैंने कन्विंस किया कि आप कांग्रेस में आइए। हाँ। तो उन्होंने उस समय इंदिरा जी के साथ ये और संजय गांधी के साथ उन्होंने खुलकर वे सामने आए, कांग्रेस ज्वाइन करी। जी। और राजमाता सिंधिया जी चुनाव लड़ रही थी उस समय इंदिरा जी के खिलाफ रायबरेली, अच्छा। और उनके खिलाफ कैंपेन किया। अच्छा। और फिर राजीव गांधी जी और उनके संबंध बहुत अच्छे बन गए। संजय गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध कर गए थे। इस तरह। और इसलिए, और हमारा कभी माधवराव सिंधिया जी हमारे एक इलाके से हम लोग थे। जी जी। उसके बाद मैं मिनिस्टर बन गया स्टेट में जी। 1980 में। जी। लेकिन मैंने कभी भी उनके साथ ये नहीं होने दिया कि उनको किसी प्रकार की शिकायत हो। ठीक। इवन एज चीफ मिनिस्टर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि मेरा गृह जिला उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो वहाँ कौन अधिकारी रहेगा वो ही तय करते थे, मैं तय नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कौन बनेगा वही तय करते थे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने हमेशा से, और मैं एक 38 साल की उम्र में मुझे राजीव जी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। जी जी। और तब कांग्रेस पार्टी में जायंट्स थे, जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जी, प्रकाश जी, चंद्र जी, सेठी, जी। श्यामाचरण शुक्ला, हाँ, विद्या आपके यहाँ से तो बहुत शुक्ला, बड़े-बड़े नाम थे, जी। मोतीलाल जी वोरा, जी। इसके बाद अर्जुन सिंह जी, अपना माधवराव सिंधिया, जी। कमलनाथ जी, ये सब बड़े बड़े। तो 38 साल की उम्र में मैं सबको साथ लेके चला। और बाय टेम्परामेंट मैं सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा अच्छा। मैं इसीलिए, और इसी तरह से मैंने 10 साल तक कहीं किसी को मैंने परेशान नहीं होने दिया और रिकग्नाइज किया मैंने। आपकी बात से लग रहा है कि अगर वो चीज़ जो आपने पहुंचाई थी कमलनाथ जी के पास, अगर वो मान ली गई होती तो शायद ज्योतिरादित्य जी वहीं रहते जहाँ थे। कोई दिक्कत नहीं। वो असल में हो क्या गया था कि 2019 में उनको एक धक्का लगा, शौक लगा कि मैं उस व्यक्ति से चुनाव हार गया जो मेरी गाड़ी चलाता था। उसके जो बना, मतलब कमलनाथ जी को नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अच्छा। ज्योतिराज जी, हाँ। ज्योतिराज सिंधिया जी जिससे चुनाव हारे, उसके पिता हाँ। उनके माधवराव जी सिंधिया का खास थे, ओ। रघुवीर सिंह रोसल्ला जी। और वो उसको जिला परिषद का अध्यक्ष, मेरे उस समय जिला परिषद गुना में हमारा ज़्यादा बहुमत था उस समय। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बनाना है जी। जिला परिषद अध्यक्ष, उसके पिता को। अच्छा। तो हमने हमारे सब लोगों को मना किया, भाई तुम चुप रहो, इसको बनाना है, अपने को सिंधिया जी का आदेश है। जी जी। तो उसको बनाया। जी। उसका लड़का उनके साथ रहता ही था बिल्कुल, बचपन से था। अब वो माधवराव सिंधिया जी के खासम खास का लड़का
उनके खिलाफ चुनाव लड़ ले और लड़ने के बाद उनको हरा दे ओह तो बहुत बड़ा सेटबैक सेटबैक। सिंधिया जी को रहा और काफ़ी डिमोरलाइज हो गए थे उस समय। जी, तो जी, मैं समझाता था पॉलिटिक्स में हार जी, जीत जी, होती जी, रहती जी, है। जी। उसी समय इस प्रकार का जो एक इमोशनल एक उनको आवश्यकता थी वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए शायद, जिससे कि वो उनको उधर जाना पड़ा। अच्छा, आपकी कोई जमीन उत्तर प्रदेश में थी, किसी ने फ्रॉड निकाल ली थी, लिखवा लिया था? ये कहीं से किसी ने मुझे भेजा एक हाँ क्वेश्चन। हाँ, असल में मेरी बड़ी मौसी का विवाह जी, अकबरपुर के पास एक मकरही जमींदारी थी। अच्छा। अ, अकबरपुर ये कानपुर देहात वाला? नहीं, ये अपना यहाँ का फैजाबाद का। अच्छा, हमारे बगल वाला सुन। हाँ, अच्छा अच्छा। मकरही वहाँ की जी जमींदारी थी बड़ी, तो जी। वो वहाँ शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उन्होंने अपनी मेरी माँ के नाम कोई ज़मीन उन्होंने नाम कर दिया कर था। दी रही होगी। अब हमको तो मालूम था नहीं। अब वहाँ पर वो एक गांव में, मैं नाम भूल रहा हूँ गाँव, अच्छा तो वहाँ गांव में वो ज़मीन मेरी माँ के नाम निकली। अच्छा। तो कोई मेरे पास ढूंढता ढांढता आया कि साहब अपर्णा कुमारी जी आपकी पत्नी बलवंत सिंह आपकी माता जी कहाँ है? तो हाँ भाई साहब आपके नाम ज़मीन है वहाँ पर। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम। कि साहब ऐसा करिए कि आप उसको हमें भेज दीजिए। हाँ, हमने कहा भाई देखो मेरी मासी ने मेरी माँ को दी थी, अब दो बहनों के बीच का समझौता था, मैं चीज़ों में क्यों पढ़ूँ? तो मैं तो भाई ऐसा करो, मैं म्यूटेशन अपने नाम करा लूँगा, हाँ। लेकिन अब वो मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी मासी की नाती को मैं कर दे दूंगा। दूंगा ताकि वो, तो वो फिर उसको सॉर्ट आउट हो गया वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें हुआ ये था कि एक फर्जी आदमी खड़ा होके हाँ। वो उसने अपने जमीन का मालिक बता दिया आपने। हाँ अपर्णा कुमारी के दस्तखत करके। अरे ये सब, हाँ, वही किसी ने सवाल भेजा कि पूछिएगा उनसे। लेकिन वहाँ तो के ये, जिला प्रशासन ने बड़ा अच्छा। सहयोग किया उसके अंदर। जी 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 लैंड जी ट्रांसफ़र भी हो गया और उसको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिए तो उन्होंने उसको बेच भी दी उधर। जी जी। अच्छा, वो राहुल गांधी जी का जो बीजेपी सपोर्टर्स वाला बयान है कि हमारी पार्टी में भी बहुत उस पे भी आपका है स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स। तो ये, इसको आप कितना सीरियसली मानते हैं या जोश में आ देखिए कह दिया? देखिए बात यह है, कांग्रेस पार्टी इज़ अ पार्टी ऑफ मूवमेंट। जी ये इसमें कोई हम लोगों की पार्टी जो है इसे काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। ठीक। और फ्रीडम मूवमेंट में तो हर तरह के लोग थे, जी सभी विचारधारा जी के लोग थे। जी जी जी। उसमें यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में श्यामा इसी प्रसाद में ये मुखर्जी। सवाल जोड़ दूं कि क्या इस दौर को बिना कार्डर बेस्ड पार्टी बनाए आप मुकाबला कर पाएंगे? मैं आ रहा हूँ अच्छा। उसी पे आ रहा हूँ। जी तो उस समय जो मूवमेंट था आज़ादी का उसमें सभी लोगों का सहयोग था। जी जी। इसलिए एक जो पहली कैबिनेट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो उन्होंने सबको साथ डाला दिया। था उसमें। जी तो कांग्रेस पार्टी जो है एक मूवमेंट की पार्टी रही है। अब उसमें हर तरह की आइडियोलॉजी के लोग आ गए थे। जी और आरएसएस की जो की थिंकिंग है और जो काम करने का तरीका है वो गुप्त रूप से अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। जी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आरएसएस के एक बहुत प्रमुख लीडर, जी उनके कई परिवार के कई लोग आईबी में बड़े अफसर रहे। अच्छा। तो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन जो है कैसे किया जाता है ये उसकी आर्ट है ओ आरएसएस की। वो हर स्थान पर वो अपने अपने लोगों को फिट कर, जैसे आप 77 में जी। आडवाणी जी बने मिनिस्टर सूचना और सूचना प्रसारण। प्रकाश, उस समय जितना इन्फिल्ट्रेशन मीडिया आपकी में कर पत्रकार सकते थे। जगत में हाँ, मीडिया का हुआ जी, है जी, जी। उतना कभी नहीं हुआ होगा। जी 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 तो इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन सभी जगह हुआ है। जी। तो शायद राहुल गांधी जी के मन में ये बात रही होगी कि हमारे यहाँ भी उस विचारधारा के लोग हैं। जी और देखिए बात, कई बार आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। जी जी जी। ये पहली बात तो हिंदुत्व का कोई रिश्ता हिंदू धर्म से है ही नहीं, ये आइडेंटिटी है। जी
इसका ये धार्मिक नहीं है। जी जी और यही सावरकर जी ने भी यही बात कही थी कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, जी जी हिंदुत्व एक हिंदू की आइडेंटिटी है। जी तो उसको कई ऐसे हमारे पार्टी में आज भी लोग हैं जो कि इस आइडेंटिटी को, हिंदुत्व को हिंदू धर्म मानते हैं। जी 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 तो उनके लिए इस बात का ये आवश्यकता है उनको समझाने की। और मैं हमेशा जैसे आपने बताया, कांग्रेस पार्टी में काडर कभी तैयार हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे पास दो काडर बेस्ड ग्रुप्स हैं। एक काडर है आरएसएस का और एक काडर है कम्युनिस्ट पार्टी का। जी समाजवादी पार्टी और जो रीजनल पार्टीज हैं वो फैमिली पार्टीज हैं। उनका जो काडर है वो जो एक वर्ग विशेष के सोशल सेक्शन है। सोशल सेक्शन से है। विचारधारा जहाँ तक सवाल है, तीन बेसिक विचारधारा आज देश में है। एक नेहरू गांधी विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा है, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी उसमें शामिल है, जयप्रकाश नारायण भी रहे, जिनका कि बेसिकली वो लोग सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर उनकी विचारधारा ये है कि अमीर गरीब की लड़ाई जो खाई है वो कम होना चाहिए। और ये ही समाजवाद का एक बुनियाद है। एक विचारधारा वो है। ठीक। एक विचारधारा कम्युनिस्ट है जो कि धर्म को नहीं मानती। ठीक। ये भारत एक धार्मिक एक स्वभाव का एक देश है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कभी सफल हुई नहीं हो पाई। तीसरी विचारधारा आरएसएस की है, जो शुद्ध रूप से बुनियादी तौर पर एक हिंदू धर्म को लेकर ही वो आगे जाना चाहते हैं। और ये 1925 से उनका जब से गठन हुआ तब से ये उनकी विचारधारा एक रही। और उसमें उन्होंने बहुत इसमें जो प्रचारक के रूप में पूरा जीवन दे देते हैं, कुंवारे शादी भी नहीं करते जी। उस तरह का लेकर वो हमेशा उन्होंने एक विचारधारा से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जी। और इसीलिए बचपन से ही वो दिमाग में एक ये फासिस्ट विचारधारा, फासिज्म जो है वो हमेशा एक वर्ग को आइडेंटिफाई करते हैं, तुम्हारा दुश्मन है। जी जी जी। तो जिस तरह से हिटलर ने जूस को आइडेंटिफाई कर लिया, आप देखेंगे जितने भी डिक्टेटर हैं वो समाज के एक वर्ग कहते हैं तुम्हारा दुश्मन है। तो उस समाज का, उस धर्म का, उस वर्ग का जो भी व्यक्ति होगा वो दुश्मन है तुम्हारा। जी जी। ये उनके बचपन में ये बीज बो दिया जाता है जी। और यही सबसे बड़ा खतरा आज का है। जी। तो उस बीज से के कई लोग उसमें हैं जो कि उस पर प्रभावित हो जाते हैं। जी। ये वो वर्ग है जो कि मूल रूप से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं। ठीक। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी को काडर बेस्ड बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, आप इस राय के हैं? मैं तो शुरू से कहता आया हूँ। अच्छा। और थोड़ा सा राहुल जी से इस मामले में मेरी चर्चा भी होती है। राहुल जी हमेशा से कहते आए कि ये मूवमेंट की पार्टी है और वो जस्टिफाई भी करते हैं। वो मैं सहमत भी हूँ उस हद तक कि कांग्रेस ने आज़ादी देश को दिलाई एक मूवमेंट के माध्यम से। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी के काडर नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने उसको काडर बेस्ड पार्टी के मामले में कहते हैं मूवमेंट बनाए। तो उन्होंने जब गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई तो उसके पास कोई संगठन नहीं था, लेकिन मूवमेंट था। हम भारत को आज़ादी दिलाई जी। उसके बाद इंदिरा जी के साथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उनका विरोध करती थी जी। स्प्लिट हुआ 69 का जी जी। तो ऑर्गेनाइजेशन अलग रह गया और उनके साथ मूवमेंट थी वो आगे बढ़ गई। फिर जेपी का बताते हैं जी जी कि जेपी का मूवमेंट था
संगठन कुछ नहीं था, लेकिन 77 में उन्होंने सरकार बना ली। इस तरह का वो हमेशा कहते रहे। मैंने, लेकिन मेरा कहना ये है कि हाँ ठीक है लेकिन तब जनता पार्टी के पास काडर नहीं था। आरएसएस के पास काडर है और वो अब गांव तक पहुंच चुका है। जी। उसको लड़ाई लड़ने के लिए आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। एक आखिरी सवाल कि उत्तर और मध्य भारत में जहां इस समय कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में है, आपका मध्य प्रदेश समेत, हालांकि इनमें से कई जगह पे वो अगर सत्ता में नहीं है तो मुख्य विपक्षी दल तो है, क्या इस परिस्थिति को आपको क्या लग रहा है कितने दिनों में, कितने चुनावों में आप बदल सकते हैं आने वाले 10-15 साल में, कितने में? 1 साल में। अच्छा। अगर हमने जमीन पर मोहल्ले तक, बूथ तक कांग्रेस को पहुंचा दिया और साथ में वोटर लिस्ट सही बन गई। अच्छा। और तीसरा, अगर हमने सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात पे कन्विंस कर दिया कि जिस पर मैंने अपनी आज की चर्चा शुरू की थी जी। हर नागरिक के 4 अधिकार हैं, उसका वोट होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, जिसे वो चाहे उसका वोट दे सके, उसका ठीक। अधिकार है। ठीक। नंबर 3, जिसको मैंने वोट दिया उसको मुझे गया कि नहीं किया पता होना चाहिए। ठीक। और चौथा, मेरा वोट गिनना होना चाहिए। ये सही गिना। अब बात यह कि हमें, हमारी मांग तो बैलेट यूनिट, बैलेट पेपर की है, लेकिन आप नहीं मानते, चलिए ईवीएम से मानते हैं। अब ईवीएम की जो वीवीपैट स्लिप है, आप डब्बे में क्यों गिराते हो? हमको दे दो हाथ में, हम उसको देखेंगे, फोल्ड करेंगे और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, इसमें क्या आपत्ति है? ठीक बात है। आप हमें 7 सेकंड दिखाते हो, अब 7 सेकंड में हमें क्या मालूम कि उसके बाद कहाँ गया वो वोट? क्योंकि वीवीपैट यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर है, और वो माइक्रो प्रोसेसर जो है डेट ऑफ विड्रॉल के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट से उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। और सॉफ्टवेयर कहाँ से डाला जाता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से। वो सॉफ्टवेयर की जानकारी किसी को नहीं। अब आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डला है वो आप जो चला रहा है वो उसका आदेश नहीं मानेगा, सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर हैक होना आज आसान है। बिल्कुल। आज हैकाथॉन होता है, कौन कितनी जल्दी कितनी चीज़ों को क्या हैक कर सकता है, इसका इंटरनेशनल हैकाथॉन होता है। जी जी जी। तो इसलिए आज तो यूएसए में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। जी जी। और आज यदि ईवीएम को आप से वोट डलवाना चाहते हैं तो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में रसीद क्यों नहीं देते? हर जगह जहां ईवीएम का यूज हो रहा है वहां वीवीपैट जो स्लिप जो आती है, जो उसकी रसीद आती है, वो हाथ में दी जाती है और उसको फोल्ड करके डाल दिया जाता है। अब गणना होनी चाहिए। अब ये कहते हैं साहब टाइम बहुत लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 14-15 टेबल लगाते हो, काउंटिंग टेबल, आप 50 टेबल क्यों नहीं लगाते? आपके पास अधिकारी कर्मचारी कमी नहीं है, स्पेस की कमी नहीं है, तो आप उसमें 50 टेबल लगा दीजिए। मैंने खुद ने टाइमिंग की है। आजकल जो निर्णय होता है कि वोटिंग के बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग बूथ के वीवीपैट स्लिप काउंट होती है। स्ट्रांग रूम से निकलकर ओपन करना और वीवीपैट स्लिप गिनना, सेग्रीगेट करना, छांटना और काउंट करना, इसमें 40 मिनट से लेकर 47 मिनट के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है। आप 1 घंटा भी मान लीजिए। अगर आपने 50 काउंटिंग टेबल लगा दी, एक विधानसभा में 350 तक की बूथ आते हैं, तो 400 भी आ गए, तो 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। जी जी जी। 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आप सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, 4 बजे 6 बजे तक काउंटिंग पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये अधिकार हमको मिल गया, तो किसी भी हालत में मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.